हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, पेपर आपके बिल्कुल करीब में है और आप भी पेपर के करीब में हैं, पेपर आपके करीब में है। अब देखना क्या है, देखना ये है कि कौन विजयी होता है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप विजयी होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, आपकी तैयारी जो हो रही है उस तैयारी को फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को लेकर के आज मैं और ज़बरदस्त बूस्ट करने वाला हूं, जिससे आप और बेहतर गेन करें नंबर अपने फिजिक्स क्लास 10th में। तो देखिए, इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही कह लीजिए कि जितने भी कह दीजिए कन्फाइंड पॉइंट होंगे, सीमित पॉइंट होंगे कि उससे ज़्यादा कुछ ना आना है, ना उससे ज़्यादा कुछ जाना है। समझिए, जो बच्चे अभी तक बेटे नहीं पढ़े हैं उनको डरने की ज़रूरत बेटा नहीं है। आपको ज़रूरत है बस कंसंट्रेट करके कुछ समय तक आप 1-1.5 घंटे तक बने रहिएगा। सारी की सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है, जहाँ पर भी है, जिधर जिधर भी फैला है, उसका निष्कासन, उसका सॉल्यूशन बेटा यहाँ मिलने वाला है। तो अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ पेपर आपका कल है, फिजिक्स साइंस का होगा 20 फरवरी को। तो अब आपके पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, आज अंतिम दिन है और उम्मीद करता हूँ कि अंतिम प्रहार हमारा आज फिजिक्स के पोस्टमार्टम को जड़ से नस्ते नाबूद करने वाला है। बस अब आप लोग लगे रहिए। आइए देखते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले चैप्टर्स जो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे चैप्टर्स से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। सेकंड थिंग्स हम देखेंगे कि सर ये किसके लिए होता है, क्या धुआं के लिए होता है, पानी के लिए होता है। तो मैं कहूँगा बेटा इसमें लाइट के लिए होता है, क्योंकि लाइट का आना, लाइट का चले जाना, यही तो है खेल रिफ्लेक्शन का। तो सर ये रिफ्लेक्शन तो आप समझा ले जाओगे, मैं जानता हूँ रिफ्रैक्शन समझा ले जाओगे, लेकिन सर लाइट तो बता दीजिए होता क्या है। तो बेटा लाइट क्या है? लाइट वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को देखने में हमें मदद करती है, यानी जो चीज़ कुछ काम करे और उसका रिजल्ट हमें आपको मिल जाए, यानी वो कोई ना कोई एनर्जी होती है। सो यस, लाइट इज़ ए एनर्जी विच आर गोज इन द यूनिडायरेक्शनल। यानी ये नहीं कहेगा लाइट कि मैं वहाँ जाके तुरंत मुड़ लेता हूँ, नहीं। एक बार लाइट गया तो वो जाना ही जाना उसको। वो हो सकता है कि उसकी स्पीड अलग अलग स्थानों में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि वो वैक्यूम हो सकता है कि वैक्यूम ना हो, या हो सकता है वाटर मीडियम हो, एयर मीडियम हो। यानी आप ये कहेंगे कि सर मीडियम के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो अलग हो सकता है ग्लास में कुछ और हो सकता है मैंने कहा एयर में कुछ और हो, विंड में कुछ और हो। तो ये जो चीज़ें आपके सामने आती हैं ये वास्तव में मीडियम को डिफाइन करती हैं, वो चाहे रेयरर से, चाहे वो किसी भी अवस्था से जाती क्यों ना हो। नॉर्मल अगर आप देखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा है बेटा। ये क्यों, इतनी स्पीड तो अभी किसी में है ही नहीं। अब कोई गॉड पार्टिकल्स की सर्च आउट हुई थी, लेकिन अब क्या हम उसको दे देंगे? नहीं। अभी तक का जो सबसे टॉप में माना जाता है स्पीड, तो वो हम लाइट को ही कहते हैं। हालांकि लाइट एक वर्षों में जितनी भी चल जाती है, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं इसको? तो हम कहते हैं ये लाइट ईयर है। वहीं पर जब आप करते हो स्टीलर सिस्टम क्या है सर, तो स्टीलर डिस्टेंस भी एक होता है। जब आप अलग अलग गैलेक्सीज में पाए जाने वाले जो हमारे चाहे स्टार हो, चाहे कह दीजिए कोई भी उसमें तारा वगैरह हो, यानी ये जो चीज़ें हमारे नक्षत्र के अंदर होती हैं, इन सब के बीच का जब डिस्टेंस को मेजर करते हो तब इसको स्टीलर डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातों में कोई तकलीफ़ आपको होने वाली नहीं होगी। देखिए, मैंने कहा फिजिक्स बहुत ब्रॉड है बेटा, फिजिक्स बहुत ज़्यादा है सर, फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल है सर। ये मुझे आप मत बताइए, ये बता करके सिर्फ आप ये कहना चाहते हो कि मैं कमज़ोर हूँ। बट मैं कहता हूँ यू आर नॉट वीक, यू आर टैलेंटेड। यू डिडंट फेल इट, तुम फेल नहीं हुए। यू लर्न टू मच फ्रॉम योर फेलियर। अपने फेलियर से ही तो सीखना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने क्लास टाइम में बहुत सीखा होगा।
जब आप एग्ज़ाम में अच्छा गेन नहीं करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, टीचर्स कहते हैं तुम्हारा नंबर 0 है, तुम क्या कर पाओगे, लेकिन उन चीज़ों से आपने कुछ एक्सपीरियंस तो गेन किया होगा। अब वही एक्सपीरियंस आज आपके फाइनल और बेहतरीन रिजल्ट की तरफ एक्टिवेट हो रहा है और आप लगे हैं, मैं जानता हूँ आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो कहानी बनाना पड़ेगा आपको अपनी टैलेंट, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। अब देखिएगा बोर्ड पे जो बातें लिखी हैं बहुत ही क्लियर वर्डों में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डिफाइन द लाइट, सर ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जा रही है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट द c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैंने कहा ना, अभी बता ही दिया मैंने। फिर देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, होता क्या बेटा जी कि ये जो रिफ्लेक्शन जैसे शब्द आते हैं ये कहता है कि जैसे मान लो कोई एक प्लेन मिरर हो जाए, जैसे ये प्लेन मिरर है, अब इस प्लेन मिरर से कोई इस पर लाइट आ रही है, ये मान लो गिरी है, अब लाइट आ रही है, इंसिडेंट रेज है ये। अब इंसिडेंट रेज जब गिरती है किसी भी प्लेन मिरर पर, वही प्लेन मिरर जिस पे अपने चेहरे को तुम देख देख के जाते हो, अब जब ये प्लेन मिरर पर आपने देखा अपने आप को तो देखा कि एक लाइट आ रही है, और लाइट आई थी इंसिडेंट रेज के रूप में जिसको आप आई कहते हो, और वो लाइट उसी डायरेक्शन में इसे मूव कर जाएगी, लाइक दैट रिफ्रैक्टेड रेज नॉट अ अदर, रिफ्रैक्टेड आने वाली, इंसिडेंट जाने वाली रिफ्रैक्टेड रेज है। और इन दोनों को दोस्तों बराबर भाग में डिवाइड करने वाली हमारी ये क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो नॉर्मल लाइन कहती है कि जितने एंगल से तुम आओगे उतने ही एंगल से हम तुमको भेज देंगे। तो ऐसे सिचुएशन को कौन करवा रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज कहती है। हालांकि देखिए मैंने बनाया इंसिडेंट रेज आई है, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेज है आर है, दोनों जो होते हैं एक प्लेन मिरर से टकराई हैं, और प्लेन मिरर से टकराने के बाद आई, ध्यान रखिएगा कि जो आई होता है हमेशा ध्यान रखिएगा आर और एन तीनों एक सेम प्लेन में होते हैं, यानी ऑलवेज इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल लाइन फाउंड इन अ सेम प्लेन। क्या ये बात क्लियर है? एंड स्नेल लॉ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि देखिए साहब ये जो साइन आई है ना अपान साइन आर होता है, ये किसने, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान देना, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये मैं नहीं कहता हूँ, चाचा चौधरी जी नहीं कहते हैं, ये स्नेल लॉ कहता है। तो स्नेल साहब ने कहा कि जो, अरे ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ा होगा ना, जो एंगल है, अब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, देयर इज नो वेरिएशन, हमेशा 1। ये ध्यान देना, वेरिएशन इसमें नहीं होने वाला, तो ये ध्यान देना। फिर मैं बताऊंगा प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर बेटा जी क्या है, हम आप विद्यालय जाते समय अपने चेहरे को यू स्माइल करते हैं, यू बाल को ऊपर करते हैं, सेट करते हैं, ये जो तुम कर रहे हो ना ये प्लेन मिरर ही है। प्लेन मिरर कहना क्या चाहता है, प्लेन मिरर कहता है कि इमेज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज कैसा बनेगा तुम्हारा, वर्चुअल। देखो दो प्रकार के इमेज होता है, एक वर्चुअल और एक होता है रियल। जो तुम हो वो तो हो ही ना, तो रियल हम कहते हैं एक रियल है, एक वर्चुअल जो झूठा वाला हो। तो ये वर्चुअल है, झूठा है। शीशे के सामने तुम खड़े हो और शीशे में तुम अपने आप को देख रहे हो, तो क्या तुम शीशे में जो दिख रहे हो वो यहाँ पर क्या तुम रियलिटी चाचा चौधरी बन गए? नहीं, जो हो वही तो हो, बशर्ते वो वहाँ पर एक रियलिटी दिखाता है, ये एक हमें आभासी दिखाता है, यानी हमें महसूस करता है कि मैं हूँ इस साइड में। तो ये हमारा कैसा बनाता है प्लेन मिरर इमेज को, तो एक तो बनाएगा वर्चुअल, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मीन्स होता है बेटा कि अगर तुम शीशे में दिख रहे हो खड़े, तो क्या तुम इस साइड में आपका इमेज बैठा हुआ थोड़े ना दिखेगा, सीधा वो भी दिखेगा। यानी इमेज आपका जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है प्लेन मिरर से, एंड इरेक्ट बन रहा है। साइज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जितने साइज में तुम इस शीशे में दिखते हो उतने ही साइज का आपका इमेज बाहर बन के तैयार होगा। यानी जो तुम ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा सेम ऑब्जेक्ट का साइज हमें मिरर में दिखाई पड़ेगा। क्लियर है भाई? आगे देखना। फिर मैं क्या कहना चाहता हूं, इमेज फॉर्म्ड कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड फॉर बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिल्कुल, मिरर है तो उसके बिहाइंड में चला जाएगा, कहाँ पे, पीछे चला जाएगा। तो हमारा जो इमेज बन रहा है फॉर बिहाइंड ऑफ द मिरर, ये बना। फिर देखा मैंने कि कहाँ पर, और भी कैसे, द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट इट, बिल्कुल उसको फ्रंट पर, जैसे ये हमारे तो वहाँ फ्रंट पे, बिहाइंड साइड में। ठीक है, नेक्स्ट इमेज। दोस्तों एक चीज़ और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ प्लेन मिरर में। ये इस
लेटरल इन्वर्टेड होते हैं। सर ये लेटरल इन्वर्टेड नहीं समझ में आ रहा मेरे को। लेटरल इन्वर्टेड में शीशा प्लेन मिरर लगा है, तुमने यू हाथ ऐसे किया और आपका ये हाथ शीशे में ये वाला दिख गया, राइट को स्टैंड किया, यू विल सी द लेफ्ट। व्हेन यू लेफ्ट हैंड राइट, यानी क्या है, दाहिना हाथ ऊपर करते हो बावां महसूस होता है, ये हाथ करते हो प्लेन मिरर में तो हमें राइट समझ में आता है। तो ये जो कह सकते कन्फ्यूजन क्रिएट करवा रहा है ना, ये कौन करवा रहा है, प्लेन मिरर करवाता है। इसी कन्फ्यूजन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। समझ में आई बात? समझिएगा भाई, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊँ, जैसे लाइट कम अगेन फ्रॉम द सी। एक बेटा देखो इसमें क्या होता है, एक हम एक चीज़ समझाते हैं, जैसे ये पूरी लाइन हमारी होती है, एक जब आप रेस देखेंगे कि कैसे रे आती हैं, कैसे उनका क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं, तो ये पूरी की पूरी लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसको आप कहते हो पी। ठीक है, पी होता है ये जो हमारा यहाँ पर आप दिखाई पड़ता है, ये वाला इमेज जो है, यानी ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मिरर रखा गया है और मिरर की इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल, सॉरी पोल कहते हैं, पोल है वो। ठीक है, इस पोल के ये जो इसका डायमीटर ये आपको दिखाई पड़ता है, ये सब एरिया डायमीटर वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेचर कहा जाता है। ये ऑपरेचर मतलब उसकी मोटाई क्या है, उस मिरर की मोटाई क्या है, तो उसको जानने की कोशिश इसमें कर रहा है। फिर देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सब ऊपर वाली तो पूरी हार्ड सरफेस हो जाएगी और यहीं आगे देखेंगे बस पोल के थोड़ा सा इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको यफ मिलेगा, यानी क्या होगा ये, यानी ये हमारा फोकस यहीं पे बनने वाला है। और उसी के आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा रेडियस कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी। ये थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी रखना पड़ेगा। देखो मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ। पोल आप देख ही पा रहे हैं, पोल क्या है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस का ऑफ द स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर पर जब कोई आता टकराता है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होता है उस रिफ्लेक्टेड सरफेस को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ पोल के नाम से जानते हैं। फिर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पार्ट, यानी मिरर को रिफ्लेक्ट करने वाला जो पार्ट है सरफेस वाले, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपके सामने होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। ठीक, फिर देखिएगा इसमें रेडियस आप जानते हैं कि रेडियस यहाँ से आया होगा तो जाहिर सी बात है रेडियस यहाँ पे होगा। फिर देखो अब यहाँ पे थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं कि बिल्कुल एक पैरेलल चलता है, जो भी बीम जो भी लाइट जाएगी जो भी उसमें आगे बढ़ेंगी तरंगें उसी के बिल्कुल क्या है ये पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल के ऊपर एक फोकस लगता है, ये देख सकते हैं प्रिंसिपल एक फोकस लगा है, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर पाए जाने वाला फोकस जिस पे इमेज बनता हो, जिस पे लाइट क्या होती हो उसी पर टकरा के जाए, फोकस वहीं पे बनाए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पर फोकस डाल रहे हैं, यानी वहाँ पर इमेज बन रहा है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ अगर कोई पूछेगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन द फोकल या प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, तो यानी ये जो है डिस्टेंस है दोनों के बीच का। अगर फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो फोकल लेंथ कह दीजिएगा कि सर ये जो हमारा कैपिटल यानी कह दीजिए प्रिंसिपल फोकस है उसके और फोकल लेंथ जो होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस होता है। समझ में आई बात है, ये समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दीजिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉनकेव होता है और ये हमारा इस साइड में जो मुड़ रहा क्या होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा देखिए ये दिखाया गया बाहर, ये सब ये हमारा कॉनकेव है जो हमेशा ध्यान दीजिएगा डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट, और एक होता है कन्वर्जेंट। तो कॉन्वेक्स क्या करता है, इसको कन्वर्जेंट करता है, नहीं अगर कॉनकेव लगा है तो कॉनकेव ध्यान देना कि उसको डाइवर्जेंट करेगा, फैला देगा। ठीक है, आपने चम्मच देखा स्पून, तो स्पून से तुम क्या करते हो, जैसे मान लो कुछ खाते हो तो स्पून में भर के तो खाते हो, तो जो भर के लाए हो जो गड्ढा वाला पोर्शन है उस गड्ढे को कह दीजिएगा कॉनकेव है। ये क्लियर है, कॉनकेव है। उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट हमेशा ध्यान देना कैसे चली जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी उस पर गड्ढे में पड़ेगी तो लाइट फैल जाएगी दूर दूर तक। तो कॉनकेव हमारा जो मिरर है एक्ट करता है फॉर द डाइवर्जेंट के रूप में। लेकिन वहीं पर जब उस चम्मच का पिछला वाला भाग देखते हो, फूला वाला भाग, बल्जिंग भाग, तो ये हमारा कहता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्जेंट करता है, यानी उस पर पड़ेगा लाइट तो सब फैल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ अग्रेसिव होते हैं। एक चीज़ और देखना, ये हमारा जो कॉनकेव होता है ये ध्यान देना कि बेटा ये नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये समझ में आई बातें। अब एक चीज़ और समझिए, जब तुम लेंस की यानी जब मिरर में बात करते हो तो कॉनकेव डाइवर्जेंट है
और देखो कॉनकेव गड्ढा, चम्मच का गड्ढा, तो वो क्या करता है, वो लाइटों को फैलाता है। गड्ढे में जब गिरोगे तो फैल जाओगे, यही दिमाग में रख लेना। तो गड्ढे में गिरे, कॉनकेव में गिरे तो फैल जाओगे। बाहर उभरे हुए भाग पर निकले हो कॉन्वेक्स में तो सिकुड़ करके एक स्थान पर चले जाओगे। ये प्रोसेस हो गया हमारा किसमें, ये बन गया मिरर में। लेकिन थोड़ा सा लेंस में अपोजिट हो जाता है, बस ये ध्यान देना। ये जब चीज़ें पढ़ते हो लेंस में तो यहाँ पर कॉनकेव हमारा करता है कैसा काम, कॉनकेव बन जाता है कन्वर्जेंट, और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो क्या बन जाता है, डाइवर्जेंट। तो चम्मच वाला कहानी ध्यान रखना, मिरर में और लेंस में थोड़ा अपोजिट होता है। समझ में बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आ रहा हूँ। दिया है कि डिफाइन द यूज़ ऑफ मिरर एंड फार्मूला। देखिए कॉनकेव मिरर, अभी मैंने कहा कि कॉनकेव मिरर क्या था भैया, तो कॉनकेव मिरर वहाँ आप देख सकते हो, कॉनकेव को मैंने कहा चम्मच का गड्ढा। तो ये क्या करता है, चीज़ों को अभी तक बताया मैंने कि ये क्या करता था, डाइवर्जेंट करता था। डाइवर्जेंट मतलब फैला देना होता है। तो ये आपको सेविंग मशीन में यूज़ करता है, सेव करते समय जो यूज़ करते हैं मिरर। टॉर्च में, टॉर्च जलाते हो, थोड़ा सा जलाते हो तो बहुत दूर तक फैल जाता है, फैला रहा है ना वो। तो टॉर्च, सेविंग, सर्च लाइट के रूप में व्हीकल्स, हेडलाइट जो होती हैं। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा होगा लगाएंगे आँख में, दांत में, फिर बड़ा करके देख लेते हैं, उसको फैला देते हैं ना, डाइवर्जेंट करते हैं, नॉट कन्वर्जेंट। तो कॉनकेव हमारा क्या करवा रहा है भैया, डाइवर्जेंट। समझिए ना, कॉनकेव हमारा डाइवर्जेंट। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, सोलर फॉर्नेसिस में भी यूज़ किया जाता है। अगला है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है, मैंने एक चीज़ अभी तुमको बताया बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और ये चम्मच का जो ऊपर वाला भाग होता है, उभरा वाला भाग होता है, ये भाग है जो लाइटों को क्या करता है, बहुत सारी लाइट आती हैं इसे एक पॉइंट पे कर देता है। समझिए इसको। तो इसको हमने क्या कहा, इस चीज़ को मैंने कहा कि ये हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट मैंने एक पॉइंट पर केंद्रित कर देना। कौन करता है, ये रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में यूज होते हैं। फिर आप बताइए इरेक्ट होते हैं, इसमें जो इमेज बनते हैं सीधे बनेंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगे, जो आपकी साइज है वो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उससे इमेज काफ़ी छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। अलाउ करेगा ये ड्राइवर्स ट्रेवल द लार्ज एरिया कंपेयर द प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से कंपेयर करता है ये, जो कि फार्मूला देखेंगे 1/f = 1/u + 1/v, जो कि रिलेशन है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो तुम हो और तुम्हारा जो इमेज बना है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसी को हम इस फार्मूले से निकालते हैं प्लेन मिरर में या इस मिरर वाले फार्मूले में, जिसमें होता क्या बेटा कि जो यू वाला होता है ना, यू बताता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है और वी बताता है कि इमेज की डिस्टेंस क्या है। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं यू हूँ, मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरा इमेज बनता है, तो मेरा वी है वो, तो हमारा डिस्टेंस और उस वी का बना हुआ उसका डिस्टेंस क्या है, f = द फोकल लेंथ कहलाता है। समझ में आई बात। अगला देखेंगे डिफाइन द लेंस टाइप एंड फार्मूला। सेम है, मिरर देखा, अब लेंस में थोड़ा सा इसी से मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन न रहे। ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, और दो तरीके के हैं, जो कि पहला है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो लेंस आ गया, अभी तक क्या था भाई, अभी मैंने कहा सर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में थोड़ा उल्टा है। मैंने कहा कॉनकेव हमेशा क्या था, तो कॉनकेव हमेशा डाइवर्जेंट फैलाता था, कॉन्वेक्स क्या करता था, रोक देता था। लेकिन उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉनकेव जो यहाँ पर ये काम करता था, फैलाता था डाइवर्जेंट, ये थोड़ा सा उल्टा कर जाएगा। तो कॉनकेव मिरर थिकर होता है, कहाँ पर, एट द सेंटर, बीच में काफ़ी मोटा रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ मोटा रहेगा, थिनर द एजेस, जैसे कि ऐसे समझो, कहाँ पर है, थिनर द एज, किनारा इसका, ठीक है ना। तो इसको समझने वाली बात है, थोड़ा देखिएगा। तो ये थिन होते हैं कहाँ पर, किनारे किनारे, लेकिन कॉनकेव लेंस क्या करता है, थिनर होता है, थिनर सेंटर में थिन होगा और वहीं पर थिक होता है, किनारे किनारे मोटा हो जाएगा। ये ध्यान देना इसको। अब यूज़ कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफिक कैमरा में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, माइक्रो एंड टेलीस्कोप में यूज़ किया जाए, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यूज होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, तो ये 1/v - 1/u = 1/f। मैंने कहा u यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने कहा लेंस में अपोजिट है, उल्टा है, मैंने वहाँ बता दिया था जब वो, क्योंकि अब यहाँ ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का थोड़ा सा रूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f। ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, एनी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है ये फार्मूला, ध्यान देना।
जिसमें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैग्नीफाइंग होता है कि किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाइंग। तो मैग्नीफाइंग m = h1/ho, यानी ये जो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी यहाँ पे हाइट है किसका, इमेज का, और जो भी हाइट है आप किसका, ऑब्जेक्ट का, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन। जैसे हमारा हाइट क्या है और हमारे हाइट का जो इमेज बना उसका हाइट क्या है, इन दोनों का जो अनुपात लेते हो, रेशियो लेते हो, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। या इसको v/u लिख सकते हो। u माने ऑब्जेक्ट, v माने इमेज। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट का भी रेशियो है। एक चीज़ और देखिएगा इसमें, पावर ऑफ लेंस। किसी भी पावर लेंस को देखते हो तो P = 1/f। जो भी तुम्हारा पावर होगा ये हमेशा अपोजिट होगा आपके फोकल लेंथ का। जितना ज़्यादा आपका फोकल लेंथ होगा उतना ही कम आपका क्या हो जाएगा, पावर होगा लेंस का। तो इसीलिए लेंस कहते हैं लेंस का पावर बढ़वा दो, लेंस का पावर बढ़वा दो, तो इसलिए ताकि आप फोकल लेंथ को घटवा दो, फोकल लेंथ बढ़वा दो यानी पावर को बढ़वा दो। तो ये दोनों अपोजिट में, इसको ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और एक एकोमोडेशन पावर जो होती है आंखों के 25 सेंटीमीटर होती है नेचुरल एक पर्सन की, जो देखने में सक्षम होता है। समझ में आई बातें? तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि द 2 पोजीशन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेज। कौन कौन से ऐसे 2 पोजीशन है कॉनकेव मिरर में? मैंने अभी कॉनकेव बताया, कॉन्वेक्स बताया। किस तरह से कॉनकेव हमने दिखाया कि पॉजिटिव, किस तरह से उसको नेगेटिव। यानी हमने दिखाया कॉनकेव मिरर क्या है, स्पून का वो गड्ढा है जहाँ पर कोई लाइट पड़ती है तो फैल जाती है, समझ में आया ना, और यानी डाइवर्ज करता है। लेकिन वहीं पर मैंने उभरा वाला भाग पीछे दिखाया, उस पर पड़ने के बाद उसको क्या करता, वो कन्वर्जेंट कर देगा, जहाँ पर फोकस करता था। यही चीज़ मिरर में यानी लेंस में जब पढ़ते हो और मिरर में पढ़ते हो तो मिरर में सारी चीज़ें पॉजिटिव है और लेंस में नेगेटिव में आ जाती हैं, ध्यान देना। अब यहाँ दिया है कि कौन कौन से ऐसे जो 2 पोजीशन है उस चम्मच के गड्ढे में, ध्यान रखना चम्मच का गड्ढा पर दिमाग में क्लियर हो जाए, कौन के मिरर, उस गड्ढे में हम किस जगह पर लाइट मार दें कि जो इमेज बने वो बहुत बड़ा दिख जाए, मैग्नीफाइज हो जाए। तो देखो 2 पोजीशन कॉनकेव मिरर में कौन से हैं मैग्नीफाइज करने का तरीका इमेज का। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे मान लेता हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर मान लेता हूँ भाई कि ये हमारा फोकस बन जाए, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर तुम यहाँ कहीं पर रख देते हो इमेज तो बहुत ही मैग्नीफाइड हो जाएगा, या यहाँ पर रख देते हो तो बहुत ही मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर होगा कि पहला पोजीशन। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट तुम रखते हो तो ध्यान रखना कि बहुत ही, यानी कि ये इसके बीच में रखने पर भी ये चीज़ें दिखेगा, और जब तुम रखोगे फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट तो भी आपको मैग्नीफाइड फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखो बढ़िया समझिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से इमेज जो बन रहा है इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। सही बात है, अभी मैंने बताया। इरेक्ट, बिल्कुल। लार्ज होता है देन ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज होगा। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव द मिरर। एक कह रहा है कि अगर हम उस मिरर को शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द रिलेटिव टू द मिरर, उस मिरर के रिलेटिव में रखें तो कैसे वो कुछ बदलाव उसमें दिखाई पड़ता है, उसको बताना है। इसको जस्टिफाई करिए। देखिए बहुत आसान है, बताइए। इसमें सिंपल है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन द फोकस एंड पोल, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कहाँ पर रखना चाहते हैं, बीच में रखिए फोकस और पोल के ऑफ द मिरर, एंड इमेज विल बी द फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो हमेशा इमेज कहाँ बनता है, बाहर बनेगा, यानी बिहाइंड होगा, पीछे होगा। किसके? तो ये देखो बिहाइंड द मिरर। जैसे ये मेरा मिरर है, ठीक है, तुम इस पर कोई अपना चेहरा देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो मेरे इस मिरर के बिहाइंड पे बनेगा, पीछे बनेगा। अगर तुम खड़े हो कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में, यानी यू आर ऑब्जेक्ट, यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द फोकस एंड द पोल, देन यू विल गेट योर इमेज बिहाइंड द मिरर। क्या बात क्लियर है बेटा?
तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया। वो भी कैसे बनेगा, वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। इतनी पोजीशन ध्यान रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको रे डायग्राम से भी, कि जैसे मान लो कि ये मैंने दिखा दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमें इमेज बनाने की कोशिश की है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इमेज पर किस तरह से लाइट जाती है, यहाँ का कोई भी इमेज जो मतलब ऑब्जेक्ट होगा, यानी यहाँ से देखिए अगर फोकस से गुजर रही है, ठीक है ना, और एक साइड से हमने दिखाया है कि ये फोकस से हुआ रहा, एक हमारा पोल पर आ रहा है, तो यानी ये जो कह रहा है जब यहाँ पर फोकस से गुजरा है तो यहाँ पर आपको इमेज फोकस पर दिखाई पड़ता है। यानी इस प्रकार से हमने जो फोकस और प्रिंसिपल की बात कही है इस रे डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, कोई भी रिफ्रैक्ट करने वाला जो इंडाइसेस है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास वाटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस किसकी बात करता है, ग्लास और पानी की, किसके संपर्क में, एयर की तुलना में। कंप्राइजेस किसका कर रहा है, रिस्पेक्ट एयर। आर कितना है 3/2, एक का दिया 4/3, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ग्लास का है एयर के साथ इतना है, ग्लास का पानी का एयर के साथ इतना है। समझ में आया ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको पता चल गया कि यहाँ ग्लास और पानी का एयर के कंप्राइजेस में या एयर के रिस्पेक्ट में इतना इतना वैल्यू दिया है। फिर देखिए, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स है। ये बात भी चला ठीक है। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वाटर, पानी में लाइट की स्पीड क्या होगी, इस सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लिखा है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को तुलना करते हैं ग्लास को लेते हैं, हालांकि एयर से तुलना हमारा उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ग्लास में देखिए कितना दिया है 3/2, वाटर में 4/3 दिया है। और यहाँ पर आपको मिल गया है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। जब आप ग्लास में स्पीड देखते हो उसकी, तो देखिए 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको ये पता होगा, हम जानते हैं दोस्तों कि एक फार्मूला होता है कि जब हमको देखिए इसको निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी हम वैक्यूम और लाइट का दोनों आपस में क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, जिससे हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम वाटर को लेंगे तुलनात्मक रूप से, यानी हम कहेंगे कि अब हम ये इंडाइसेस जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए 4/3 = 3 × 10⁸, जो कि आपको पता होगा कि लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ होता है, पहले ही मैंने बताया। डिवाइड कर दिया आपने किसमें, वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर VW आप देख सकते हैं 9/4 × 10⁸ हो गया। और ये कैसे करेगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 9 को डिवाइड कर दोगे तो 2.25 आ जाएगा। ये हमारा 10⁸ नॉर्मल जैसे था वैसे उधर जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स आपस में लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई। चलिए ये प्रश्न भी बहुत ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई इमेज है ऑब्जेक्ट का, तो कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल। किसी भी मिरर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, यानी कि जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब मैं ही एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा जो इमेज बन रहा है कहीं पर, वो कहाँ पर है, किसी मिरर पर रियल होगा, ऐसा मैंने अज्यूम किया, माना, ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफिकेशन -1 हो जाएगा। अब देखिए 3 कंडीशन दिया है, मैं ऑब्जेक्ट, मेरा इमेज जो बन रहा है वो इमेज मेरा कैसा होगा, रियल है, इन्वर्टेड है, और मैग्नीफिकेशन जो मेरा दे दिया गया है -1 दिया है। ये सवाल कह रहा है द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर का, इमेज का और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में है, मिरर और दोनों देखेंगे अपना। तो ये क्या कह रहा है, जो इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से वह इमेज बन रहा है 40 सेंटीमीटर दूर। अब हमको ये नहीं पता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, लेकिन ये तो पता है शीशा है, मिरर है, और मिरर से कितने दूरी पर उसका बना है इमेज, 40 सेंटीमीटर। तो रहा कहाँ, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, कितने पे बना, वही अभी देखिए, वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब पूछा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, तुम्हें ऑब्जेक्ट पता चल जाए तो तुम कंफर्म करोगे कि ये शीशा, ये मिरर, और जो इसका इमेज बना है 40 सेंटीमीटर दूर बना है। अब कोई बताएगा कि भैया बीच में थे, कहाँ थे तुम, वो ऑब्जेक्ट था ही कहाँ, यही तो पूछना चाहता है वो। देखो पूछ लिया, कह रहा है कि वेयर वुड बी द इमेज बी द ऑब्जेक्ट मूव्ड। अगर ये कह रहा है कि अगर
वुड बी द इमेज बी द ऑब्जेक्ट मूव्ड 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से हम इमेज करा के 20 सेंटीमीटर और दूर बनता है टूवर्ड आगे द मिरर की तरफ। तो पूछ रहा अगर ऐसा बनता तो उसकी रीजन को जस्टिफाई करिए, कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ 20 मीटर था या कुछ और था। अब आपने तो एज्यूम करके लगा दिया है, लेकिन अब देखिए क्या कहता है ये सवाल, देखिए कहता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ध्यान दीजिएगा स्फेरिकल मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है -1 उसने दे रखा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इमेज जो है डिस्टेंस का कितना है v का, तो -40 सेंटीमीटर मैंने इमेज को बता दिया। अच्छा इमेज -40 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है याद रखिएगा कि v/u माइनस में होगा। जब u निकालोगे जो कि ऑब्जेक्ट का है तो u इधर आ जाएगा, ध्यान से देना u इधर चला आया है, v हमारा जैसा था वैसे रहेगा, ये m हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखा u = -v/m हो गया, यानी कि हमने वहाँ पर v/ मैग्नीफाइड यहाँ मैग्नीफिकेशन कर दिया। माइनस की वैल्यू थी v की कितनी थी -40 -1, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना -40 सेंटीमीटर, यानी हमको मैग्नीफिकेशन पता चल गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इफ़ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अगर तुम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो कहाँ पर 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के 40 सेंटीमीटर बिल्कुल फ्रंट पर रखते हो। अब आप खुद एज्यूम करते हो, बहुत सारे प्रश्न निकाल रहे हो इसे करके, ये बताया गया है रखे हो तब क्या होगा। तो कहता है कि अगर तुम 40 सेंटीमीटर पर रखोगे तो ऐसे कंडीशन में 2 सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन नंबर 1 यानी केस नंबर 1, व्हेन u -40 सेंटीमीटर, यानी कि अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर माइनस पर है, ठीक है, तो v हमारा -40 सेंटीमीटर, वो भी दिखा दिया गया इसमें। ये क्या करता है, ये बनाएगा दोस्तों कि ये कैसे वहाँ पर इसका देखो अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिरर का फार्मूला लेंगे, मिरर के फार्मूले से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 1/f = 1/-40 प्लस 1/-40, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने क्या रखा है -40 रख दिया है स्फेरिकल मिरर के सामने शो करने के लिए। अच्छा यहाँ पे क्या है, अभी मैंने मिरर लिया, लेंस नहीं लिया, लेंस होता तो चेंज हो जाता साइन। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो नीचे का जब हमारा ये डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, ध्यान देना डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, तो न्यूमरेटर जुड़ गया 1 1 2 हो गया, और ये हमारा -40 जब होगा, और ये ऑलरेडी जब यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहेगा और ये आ जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा। समझिए बात को इसको, क्योंकि जब जो इसमें आगे बढ़ाओगे तो f = कितना हो जाएगा, देखो भैया ये हमारा बन गया 40/2, लेकिन जब 1/f होता है, f निकालते तो उसका रेसिप्रोकल नीचे डिवाइड कर जाते, नहीं अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए f बराबर, तो ये 40 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 40 को डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, चिन्ह जो हमारा साइन था माइनस वही रह जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया कि यहाँ हमारा जो ये फोकस था ये पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो फोकल लेंथ पता होगी, हैंस फोकल लेंथ कैसा बना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर। इसमें अब देखो माइनस तो अभी नहीं करेंगे, हम बताएंगे जरूर नाम। इन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से जो फोकल लेंथ है मिरर का 20 सेंटीमीटर होता है, वो भी निगेटिव माइनस में है। ये भी देखो माइनस शो कर रहा हूँ, माइनस अगर शो कर जाए तो ध्यान देना कि वो मिरर हमारा कैसा है, कॉनकेव मिरर है। हमने कॉन्वेक्स की बात नहीं की बेटा, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। गड्ढा है तब तो कॉन्वेक्स, समझिए इसको। अब ये कॉनकेव मिरर में आने की कोशिश करा तो कॉनकेव मिरर माइनस हो गया, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने शो कर दिया। इन्होंने पूछा कि भाई कॉनकेव पे कॉन्वेक्स, हमें बता दिया, माइनस में कॉनकेव हो गया। अब देखो सेकंड केस क्या है, व्हेन इट मूव 20 सेंटीमीटर, जो इन्होंने कहा था कि अगर 20 मीटर से आगे कर दिया जाए तो क्या होगा, 40 वाला बताया मैंने, अब 20 वाला बताता हूँ। जब 20 सेंटीमीटर तुम टूवर्ड करते हो उस कॉनकेव मिरर के आगे, तो क्या होगा, उसकी तरफ ले जाओ, कॉनकेव मिरर के आगे 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओ, तब क्या होगा, u हमारा, अब इसको इसलिए मैंने कॉमा लगाया ताकि ये मैच ना करिए, ठीक है ना। तो यहाँ कॉमा देखेंगे तो ये हम सॉल्व करेंगे, माइनस लगा था 40 -20, जो पहले था उससे 22 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारा आ ही गया है -20 सेंटीमीटर, वही रख दिया। v निकालना है हमको, ठीक है ना। अभी मैं बता देना इसमें क्या है, देखो यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/f = 1/v' + 1/u', ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम सबकी वैल्यू रख देंगे। हमको जो जो वैल्यू पता हम वैल्यू रख देंगे, हमको v नहीं पता था, हम इसको यहाँ पर इमेज के लिए छोड़ देंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/20 - 1/20 ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहेगा क्योंकि पहले लगा है। जब शॉर्ट होगा तो ये नीचे 0 होगा, यानी v' = 20/0। और ऐसे अवस्था में जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत पे बनता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, अर्थात रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज बनेगा, साथ ही साथ वो इनफाइनाइट पर इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बात यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना बेटा, पढ़ते रहिए, यही सब आने वाले हैं, लिख लो इसको।
चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बेटा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जैसे हमारा ये सेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, दिया गया है कि डिफाइन द ह्यूमन आईज एंड द पार्ट। मानव की जो आँख होती है ना, दुनिया की सबसे सुंदर, दुनिया को वंडरफुल, इस दुनिया को देखने के लिए बनाई गई है। यानी आप कह सकते हैं ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, इसके रूप को देखने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया है। एक न जाने कितने अरबों खरबों मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है बॉडी में, जिसका नाम है आँख। दैट इज़ द आई, राइट। क्या कहते हैं आई? देखिए, आई एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, एक बहुत ही वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव ऑर्गन भी होता है। ध्यान रखिएगा, सेंस ऑर्गन में आता है ये, जो कि ऑप्टिक डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इट एक्ट एज लाइक द कैमरा, कैमरा की तरह काम करता है। एंड वंडरफुल वर्ल्ड विद द कलरफुल, इसको ऑब्जर्व करना, इसको वॉच करना, ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द आई इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। लाइट भी नहीं है तो सब बेकार है। तो विदाउट लाइट नथिंग, इफ द लाइट एवरीथिंग्स। इस आँख को बेहतर और अच्छा लगेगा जब सामने लाइट होगा तो ही, समझ में। अब रात में क्या अंधेरा है तो क्या कर पाओगे भाई, बहुत अच्छी बहुत सुंदर आँखें हैं, बेकार है सब चीज़ें। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एनर्जी है। देखिए हर चीज़ें दोस्तों, E = MC² जैसे फार्मूले से जो नवाजा था हमारे महान वैज्ञानिकों ने, वो कहीं ना कहीं ये सब एनर्जी पर डिपेंड है। पूरा का पूरा ये हमारा तो वर्ड ही है। देखिए, अब ये वर्ड की बात करता है, फिर बताता है कि फॉर्म करता है, एक इमेज बनाता है। और इमेज कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा। आँखों में रेटिना होता है बेटा, वहीं पर इमेज हमारा बनता है। अब आई लेंस क्या है? आँख में देखो तुम्हें लेंस लगा है ना, आँखों पे क्या लगा? लेंस लगा। दो बड़े बड़े बुल्ले दिख रहे हैं, है ना। क्या करते हैं उसमें? आइरिस कहाँ है, उसमें लेंस क्या है, ये ध्यान रखिएगा। आई लेंस में जो रहता है एक कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स लेंस लगा है बाबूजी, ध्यान देना। कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जेंट के रूप में है, समझिए इसको भाई। चीज़ों को फोकस करके लाता तो इमेज तो बनाता है। तो ये आँख है, क्योंकि आँख में जो लेंस है हमारा कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें फ्लैक्सिबल, लचीलापन, एक जेली लाइक सब्सटेंस मटेरियल भी भरा रहता है। इट इज़ द कर्वेचर, यानी एडजस्ट अप थ्रू द सिलरली मसल्स, यानी ये हमारे सिलरली मसल्स को एडजस्ट करता है। जैसे कोई चीज़ तुमको मान लो देखी नहीं जा रही है, बहुत लाइट है, तो तुम बेटा क्या करते हो ना कि उस चीज़ को देखना चाहते हो, बट द लाइट इज़ वेरी, लाइट इंटेंसिटी इज़ वेरी फास्ट, यू आई कैन नॉट बी एबल टू वॉच दिस वन, बट यू हैव टू जस्ट मैनेज। हमारी जो आँख है ना, ये हमारी आँख क्या करती है? उस कर्वेज करती है, नहीं उसको क्या बनाती है? उसको एडजस्ट करती है। और आराम से खड़े होकर किसी तरह से धीरे 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 एक माहौल जब बन जाता है, देन यू कैन वॉच टू देयर। समझ आई बातें? देखिए अब यहाँ देखेंगे आगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एक चीज़ और जान लीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है, हमारे आँखों के देखने की जो एबिलिटी होती है, एक परफेक्ट जो एबिलिटी बनती है जिसकी इमेज बेहतर बन जाए, वो 25 सेंटीमीटर माना गया है। इफ़ द लेस देन 25 सेंटीमीटर यू कैन नॉट बी ऑब्जर्व वेरी इजीली। समझ में आए ना? तो इससे कम भी नहीं चाहिए। बहुत क्लोज कर लोगे तो कहाँ पढ़ पाओगे भाई? तो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस माना गया है, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं, ये क्लियर रखिएगा। फिर देखिएगा इसमें दिया है कुछ आँख से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसी विजन प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं बता रहा हूँ, जिसको मायोपिया, मायोपिया कहते हैं, इसको नियर साइटनेस कहा जाता है। क्योंकि इसमें नज़दीक की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिख रही होगी आपको, ज़बरदस्त देख रहे हो, लग रहा वाओ क्या अच्छी चीज़ दिख रही है। लेकिन जैसे तुम फॉर साइड जाते हो, दूर जाते हो, डिस्टेंट पर जाते हो, तो डिस्टेंस वाला जो चीज़ होता है वो ऑब्जेक्ट हमको आसानी से ईजिली कैन नॉट बी ऑब्जर्व। समझ में आई बातें? तो नज़दीक की चीज़ें अच्छे से देख रही है, नियर साइडनेस मायोपिया होता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। हमारा जो कॉर्निया है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, और उस कर्वेचर की वजह से कॉर्निया में हमको चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही होती। नज़दीक वाले तो ठीक है, दूर की बात कर रहा हूँ तो अच्छे से देख नहीं पाओगे, क्योंकि आई बॉल क्या है? थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, लंबे। आँखी यानी आँख के बॉल जब लंबे हो गए तो भी शायद इतना आसानी से आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। समझ में आए बातें? चलिए अब यहाँ पे होगा क्या? आँख लंबा कर लो, बाल वाल बढ़िया से देख नहीं पाओगे दूर वाले, इसीलिए आँख के लेवल को, आई बॉल को हल्का डिमनिश से रखो, जितना मैनेज है उतना ही चलने दो, ज़्यादा मोबाइल ना देखो। आँख लंबी हो गई, बॉल लंबी हो गई तो ख़त्म ज़िंदगी। बस नज़दीक बैठा देखो इसे कीड़े की तरह,
कीड़ा मकोड़ा तरह कहाँ है, केंचुआ कहाँ है, चूहा है, यही सब देखो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, लंबा लंबा चीज़ अभी जाना है, देखना है। देखो भैया कैसे दूर कर पाओगे मायोपिया को, तो करेक्ट कैसे करोगे, तो बेटा करेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ द कॉनकेव लेंस। तुम कॉनकेव लेंस लगा दो, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आप ठीक हो जाओगे। अगला रोग है बेटा कौन सा प्रॉब्लम्स विजन से, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मतलब तो हाइपर यानी हाइपर, जब कोई चीज़ हाइपर हो जाता है तो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते। जब कोई कहता है भैया ये क्या लिखा है, तुम देख ही नहीं पाते, कहते हाय, यानी आप नज़दीक में नहीं देख पा रहे हो, यानी हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दोस्तों, नज़दीक की चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाओगे, नो प्रॉब्लम। ड्यू टू द डिक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस, हमारा आई लेंस का जो पावर होता है ना वो ज़्यादा होता है, इस वजह से तुम नज़दीक नहीं देख पाओगे, दूर देख लोगे। और जब आई लेंस जो होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स फोकल लेंथ उसकी क्या है, ज़्यादा मानी जाती है। समझिएगा इसको भाई, आई लेंस का अगर पावर तुमने कम कर दिया, डिक्रीज हो गया, तो आंख का लेंस का पावर कम कर दिया आपने, यानी आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो आंख के पावर जो है लेंस के वो कम करो, डिक्रीज करो और फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हो। ये दोनों में डिस्टेंस जान लीजिए अंतर है। फिर देखिएगा आई बॉल का क्या होता है, तो आई बॉल हमारा दोस्तों क्या होता है, यूजिंग, इसमें आई बॉल भी वही इफेक्ट करता है। फिर देखेंगे क्या करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ कर लेंगे तो आप सही हो जाएंगे। अगला आता है प्रेस बायोपिया, एक होता है प्रेस बायोपिया भी। देखिए ये ओल्ड एजेस में ज़्यादा होता है, जिसमें ये दोनों रोग हो जाते हैं, माओपिया भी हो जाएगा और हमारा हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। ये क्यों होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, ड्यू टू द ओल्ड एज बोथ प्रॉब्लम्स होती। इसमें होती है जो फ्लैक्सिबिलिटी हो जाती है किसमें, आई लेंस में, वो बहुत ही छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर सिलेरली जो मसल्स होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से हमें ये सारे डिजीज़ देखने को मिलते हैं। डिजीज़ क्या कहें, लेकिन उसको डिफेक्ट तो कह सकते हैं। फिर देखिए डिफाइन करना कुछ टर्म्स को जो डिस्पर्सन को बताते हैं। तो डिस्पर्सन मतलब होता है कि आपने सुना होगा अभी अबे मार दे दू जहाँ पर तुम चिथड़ा हो जाएगा तुम्हारा। तो चिथड़ा क्या है, एक झापड़ मारा एक समूचे व्यक्ति को और वो फट के अलग हो जाए, बहुत सारे रूप में बन जाए। ऐसे जैसे कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा है लेकिन कपड़े को फाड़ दे, चिथड़े हो गए उसके। तो ये जो चिथड़ा बनाते हो ना, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे अब हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से जब तुम कोई वाइट लाइट जो आती है सनलाइट से, इस वाइट लाइट को जब पास आउट करते हो तो हमारा जैसे प्रिज्म से गुजरता है ना, तो ये 7 कलर में दिखाई पड़ता है, जिसको किसमें विबज्योर के नाम से जानते हैं। जिसमें रेड हमारा देखेंगे सबसे टॉप पे है और यहाँ वायलेट हमारा सबसे डाउन में दिखाई पड़ता है। ये 7 कलर के एक हमारे क्या होते हैं, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है। व्हेन यू पास अ वाइट लाइट फ्रॉम द प्रिज्म देन यू कैन ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द बैंड, राइट। ये होता क्या, ये व्हाइट लाइट की बीम आ गई है, यहाँ देख सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स, डिफरेंस बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कलर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उनकी एबिलिटी अलग है। अगर तुम रेड हो तो तुम्हारी कुछ और होगी, वायलेट हो तो कुछ और होगी, ऑरेंज हो तो कुछ और होगी। नहीं, उनके कलर के अकॉर्डिंग उनकी बेंडिंग एबिलिटी अलग अलग मानी जाती है, जो कि प्रिज्म के द्वारा दिखाया जाता है। इट पास थ्रू द प्रिज्म। होता है क्या, 2 क्वेश्चन दिया, इसको पढ़िएगा। लिखा है कि वर्क ऑफ द कॉर्निया एंड द सिलियरली मसल्स, इंपॉर्टेंट, अभी समझा भी दिया मैंने। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट द क्लोज देन 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की और अंदर ही है, क्लोज है, तो फिर आई हमारी कैन नॉट बी सी इजीली, उसको देख नहीं पाएगी। क्या प्रॉब्लम से, क्या रीजन है, बताइए इसको, ठीक है। आइए आगे देखिए इसमें। फिर दिया है कि ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस। एक डॉक्टर है जो एक प्रेस्क्राइब करता, लिखता है कि जाओ तुम करेक्टिव लेंस लगाओ ऑफ पावर -1.2 डायोप्टर, यानी माइनस में लग गया तो वैसे मामला गड़बड़ हो गया, यहीं से शो हो गया सारी बातें। तो -1.2 डायोप्टर का एक प्रेस्क्राइब किया गया डॉक्टर के द्वारा, लेंस की बात कही गई कि इतना लेंस लगा लो पावर वाला, ठीक है। अब वो चलाया टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट विजन। अब वो कोई प्रॉब्लम होगा विजन से, अब ये कोई बता नहीं पा रहा है क्या, तो उसने कहा बताइए जरा ये क्या है। तो उसने कहा मैं तुमको 2 क्वेश्चन देता हूँ। पहला कहा आइडेंटिफाई करो कि ये जो विजन डिफेक्ट है ये कौन सा है। सेकंड बताया गया कि फाइंड द फोकल लेंथ, उस लेंस की फोकल लेंथ क्या रखा। अगर तुम बताओगे मायोपिया है कि ब्रेस्ट मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है, तो फिर वो है कौन, और दूसरी चीज़ उसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। आप कितने लेंस का, कितने फोकल लेंस का तुम उसमें लेंथ का जो है लेंस डालोगे, ये भी पूछा गया है। सेकंड इसमें दिया इज द प्रेस्क्राइब द डाइवर्जिंग और द कन्वर्जिंग। अरे भैया तो एक तो पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा। देखो
सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, वो मायोपिया से भाई, मायोपिया से है क्योंकि उसमें माइनस लगा है इससे, बिकॉज द रिक्वायर्ड फॉर द लेंस इज नेगेटिव। अब जब नेगेटिव लेंस लगा है तो खुद ही जान जाओ कि इसमें क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति किससे रोगी थे, मायोपिया। मायोपिया देख ही पा रहे हो कि मैंने पढ़ाई दी यहीं पे कहीं, देखिए मायोपिया बताया है कि नियर की चीज़ें तो तुम देख पाओगे, दूर की चीज़ें नहीं देख पाओगे अच्छे से, क्योंकि एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आपके कॉर्निया में। कॉर्निया में जब कर्वेचर हो जाता है तो यहाँ पर आपको वैसे भी देखिए लॉन्ग आई बॉल हमारा हो जाता है, लंबी लंबी बॉल हो जाएगी आंखों की, तो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते थे, ये बताया मैंने भी अब। तो ये हमारा दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर मायोपिया नाम का रोग हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकंड है, पूछा गया कि लेंथ कितनी होगी फोकल की, तो आपको पता होगा पी क्या होता है, पावर दिया गया है -1.2 डायोप्टर, अभी आपको पता चल गया। अब आप इसमें लगाइए फार्मूला लगा दीजिए फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर है, फोकल लेंथ को निकालना है तो 1 पावर यानी -1/2 डायोप्टर लगाइए। इसको डिसमिल को हटा दीजिए और डिसमिल हटाओगे तो 1 0 पर बढ़ जाएगा, यानी 10 अपान कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस में है, काटोगे तो बन जाएगा कितना 0.83, वो भी माइनस में आएगा। इतने मीटर आपके पता चल गया कि हाँ इतना हमारा क्या है, इसमें फोकल लेंथ लगा है, लेंस लगा है, ठीक है। प्रेस्क्राइब किया गया जो लेंस है वो डॉक्टर ने कहा ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं करना, फैलाने वाला डाइवर्जिंग वाला लेंस लगा दिया गया है। डाइवर्जिंग लेंस लगवाओ क्योंकि दूर देखना है तुमको, नज़दीक नहीं देखना है बाबू, नज़दीक दिख रहा है, बिकॉज द पावर इज़ द नेगेटिव। और वैसे भी जब पावर नेगेटिव हो जाए तो ध्यान रखिएगा 2-3 बातें कि पावर नेगेटिव में डाइवर्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मायोपिया जैसे रोग हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस सेक्शन। देखिए इसमें क्वेश्चन एक है लेकिन मैंने कम से कम 8 से 10 चीज़ें इसमें समझा दी हैं, ठीक है। अगला है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, एक मायोपिक आई है जिसमें दूर की बात कर रहा है, फार पॉइंट 60 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, यूज़ द करेक्ट, मतलब कैसे उसको यूज़ करें, क्या करेक्ट करने के लिए। तो वी दिया है -60 सेंटीमीटर जैसा उसने दे रखा है मायोपिक आई का, यू इनफाइनाइट बता रखा है, यानी इसका कुछ पता था नहीं, बहुत दूर है, बस कहाँ होगा कुछ नहीं पता है, फोकल लेंथ निकालना है। यूजिंग द लेंस फार्मूला, अब यहाँ हम मिरर फार्मूला नहीं लगाएंगे प्लस वाला, सब माइनस लगाएंगे क्योंकि लेंस का फार्मूला है ना, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f हो गया, सबकी वैल्यू रखोगे और ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर आप देखेंगे कि उसको लेंस उस पर लगाना पड़ेगा ताकि आँख अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रिक चेंज, यानी इसमें डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इसमें हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताना है। तो जिसमें हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, कोई भी मैटर क्या होता है, मैटर इज दैट थिंग विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी मैटर किसी भी चीज़ को स्पेस कवर करता है, वही चीज़ हमारा मैटर कहलाता है। हालांकि मैटर्स में एक चीज़ और जानना है, इसमें मास और वेट, मास हमेशा फिक्स होता है, यानी जितना वजन जितना जगह तुम आज कवर कर रहे हो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उतने में स्पेस पे जाऊँगा तो भी वही कवर करूँगा, बट द वेट में भी डिफरेंस। आप यहाँ पर 1 कितने हो जाओगे, लगभग 6 टाइम, यानी अगर तुम बेटा अगर 60 किलो को यहाँ पे तो वहाँ पर मात्र कितने हो जाओगे, 10 किलो के हो जाओगे। तो ये हमारा वेट में डिफरेंस वेरिएशन हो सकता है, बट मास विल बी द फिक्स। तो मास और वेट का डिफरेंस भी जान रखना है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई भी जैसे ये मैटर है, इस मैटर के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेटा मैं डेवलप कर दूं कि ये डेवलप कर दूं कि जिसकी वजह से इस मैटर के अंदर 2 कैरेक्टर आ जाए, कौन से, एक मैग्नेट वाला आ जाए कि किसी के साथ पाए चिपक जाए, जैसे आप चिपकते हो आजकल, तो ये चिपकने वाला सिस्टम चाहिए, और दूसरा चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला वो वाला प्रॉपर्टी आ जाए और मैग्नेट आ जाए। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ करंट ज़्यादा होता है वहाँ पर मैग्नेट ऑटोमेटिक डेवलप कर जाता है। ध्यान दीजिए, कभी आप सुनते होंगे कहते हैं कि करंटवा के किनारे मत जाओ, भैया करंट के किनारे ना जाओ नहीं तो खींच ले तुमको। अब क्यों कहा है उसने, क्योंकि उसको पता है कि जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मोर देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक विल डेवलप्ड, वहाँ पर डेवलप्ड हो जाती है और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर जनरेट करना शुरू कर देती है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर में हम जब डेवलप करा देते हैं तो ऐसे सिचुएशंस को हम कहते हैं साहब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जो कि 2 तरीके का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है, इसी से लिखते हैं। 1 कूलाम जो होता है क्या होता है, यहीं पे वही बता देता हूँ। 1 कूलाम इज इक्वल टू एन अमाउंट ऑफ द चार्जेस, इतना अमाउंट चार्ज का तुम ले लो कि रिपेल कर सको अपने इक्वल सिमिलर चार्जेस को विद द फोर्स, यानी फोर्स कितना लगाना है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगाओ और
जैसे तुम इलेक्ट्रॉन हो और मैं भी इलेक्ट्रॉन हूँ, तो हम इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, धक्का मारेंगे, क्योंकि हम दोनों रिपल कर रहे हैं और सिमिलर भी हैं। देखो सिमिलर इलेक्ट्रॉन ये भी, दोनों को मैं धक्का देके भगा रहा हूँ, ठीक है। फोर्स कितना लगा है मेरा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन, इतना पावर मैंने लगा रखा है। और पावर के साथ साथ सिमिलर हमारा दोनों का चार्ज भी है और हम दोनों आपस में रिपल भी कर रहे हैं। तो इतने रिपल करने के लिए जितनी फोर्स के साथ आप काम कर रहे हो ना, वही लिखा है मैंने कि ये कूलाम अमाउंट ऑफ चार्ज, इतना चार्ज तुमको खर्च करना पड़ेगा। कितनी चार्ज की ज़रूरत है तुमको अपने जैसे दोस्त को भगाने के लिए, यानी अपने जैसे चार्ज को भगाने के लिए फोर्स भी दे रखा है कि हम 9 गुणे 10 का पावर 9 दे देंगे न्यूटन, इतना फोर्स भी दूंगा। अपने जैसे चार्ज को भगाना भी है तुम्हें, ये भगाने के लिए बेटा तुम्हें कितनी चाहिए चार्जेस, उतना मुझसे मांगो। तो वो कहता ठीक है सर, मुझे चार्जेस जितना भी चाहिए मैं आपसे मांग लूँगा। किस लिए? अपने जैसे कैरेक्टर्स को, अपने जैसे चार्ज को हटाने के लिए। कब? इन वैक्यूम में। लेकिन सर वो कितने दूर पर होगा? तो उसने कहा तुम इलेक्ट्रॉन वो भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी मुझको नहीं चाहिए, मात्र और मात्र 1 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। 1 मीटर के डिस्टेंस पे बेटा हम सेम कैरेक्टर्स को, सेम चार्जेस को रिपल करने के लिए 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन के फोर्सेस के द्वारा जितने भी चार्ज की इंपॉर्टेंस होती, नीड होती है, उसी को हम लोग एक कूलाम कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के अगर पूछा जाएगा चार्ज कितना होता है तो बता दीजिएगा 1.6 इंटू 10 पावर -9 कूलाम। देखिए मैंने कहा ना बहुत कम प्रश्न दिख रहा है, लेकिन हज़ारों चीज़ें मैं समझाने की क्षमता रखता हूँ। तो हालांकि मत लीजिएगा कि बायोलॉजी का मास्टर है ये पढ़ा रहा है, बेटा बहुत मेहनत करके मैं यहाँ पर आया हूँ। बस अब इसी सेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारे सब्जेक्ट 10th के मैं शुरू कर दूँगा। बस आप लोगों का ऐसे सपोर्ट मिलता रहे और बेहतर तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब देखना इसमें एक चीज़ और दे रखा बेटा कि कंडक्टर और इंसुलेटर जैसे। अब जैसे कंडक्टर क्या कहता है, इंसुलेटर क्या कहता है। कंडक्टर कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस बेटा जो अलाउ कर दे, अलाउ न जलाओ, अलाउ कर दे कि बेटा क्या तुम पास करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज को थ्रू ईजिली। और तुम जब इजीली पास करोगे तो बेटा तुम्हारी कहीं ना कहीं वेरी लो रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस अगर देखो, रेजिस्टेंस माने अवरोध, रुकावट। कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहता है, इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी। तो फ्लो करते समय तुम बताओ जरा कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होगी, यानी उसके अंदर की जो क्वालिटी रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्लो करने की जो करंट क्या है, तो वो बेटा जब तुम बहोगे तो तुम्हें रुकावट कम मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर में करंट बहता है, रोकने वाला यानी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ध्यान देना, कंडक्टर में करंट बह रहा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, रजिस्टिविटी कम, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस पूरा का पूरा लो हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते होंगे, जैसे कापर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, सब बढ़िया धड़ाधड़ करंट फेंकवा रहे हैं, है ना। किसी के मेल्टिंग पॉइंट नहीं कुछ और है, किसी की बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करे, जैसे हीटर है तो वो कुछ और तगड़े पे काम करता है, बहुत सारे टेम्परेचर को बर्दाश्त करके क्षमता रखता है, ठीक है ना। इंसुलेटर बहुत आसान है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से अलाउ ना करते हो, करंट को पास ही नहीं करवाने देते हो। तो जब करंट जाएगा नहीं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत तेज़ है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट बहुत तेज़ है, करंट जाने ही नहीं देता। कहाँ करंट जा पाओगे, सब पीछे पीछे लगे हैं, बिल्कुल कहेंगे आओ, कहाँ जाओगे, नहीं जाने देंगे हम आप लोगों को, तो वो रोक देगा। चाहे आप रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, इन सब में कहाँ करंट बहता बेटा। क्या मामला बेटा क्लियर है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए भाई आगे इसमें देखेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉमा लगाएंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। ये 3 क्वेश्चन बेटा हम इसी में करेंगे, ठीक है ना, अलग से नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ, आया है कई मरतबा, 5 मरतबा तो लगातार है ये प्रश्न। देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का जो दर है, रेट है कि कितने स्पीड से वो बह रहा है, यानी लिखा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एनी सेक्शन ऑफ एन कंडक्टर। किसी कंडक्टर्स में कितने रेट से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक फ्लो यानी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है चार्ज का, उसको कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक
करंट के रूप में जानते हैं। क्या मामला समझ में आया बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट में ये बता दीजिएगा कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी होगा, जैसे एक छोटा सा सेक्शन है, करंट है, इसमें कितने तेज़ी से स्पीड में इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा होगा, इस छोटे से सेक्शन में कितना स्पीड से इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक अब बहेगा किस में? अब ये सेक्शन मतलब ये लकड़ी मत जान लेना, पाइप ना जान लेना, एक कंडक्टर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में आसानी होगा। रजिस्टिविटी इज अपोज टू द यानी रजिस्टिविटी जहाँ है वो कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि अगर वो लग गया तो कंडक्टर वाला गुण सब खत्म करवा देगा तुरंत। तो ध्यान देना इसको। अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू द चार्ज यानी Q अपॉन टाइम यानी T। हम Q को लिख सकते हैं N यानी ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी उसमें है तो N अपॉन T भी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे 1 एम्पियर क्या होता है बेटा? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम 1 सेकेंड में कितना स्पीड से बह रहा है वही 1 एम्पियर कहलाता है। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब क्या होता है मैं डेफिनेशन बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वन टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से, जैसे ये दो सिरा है, इस सिरे का एक पॉइंट, इस सिरे का दूसरा पॉइंट, तो यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, वही तो मैंने लिखा ना कि ब्रिंग कर रहा है, यूनिट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज का फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, वोल्ट इसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वर्क डन अपॉन चार्ज यानी V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। और ये क्या करता है बेटा? डिटेक्ट करता है करंट को। ये क्या बताता है? कोई पूछे कि भैया क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें बता दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही यही होता है कि डिटेक्ट करता है करंट को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट में डिवाइस का नाम दूंगा, डिटेक्ट द करंट इन द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अगर आप कोई चीज़ डिटेक्ट कर रहे हो, यानी आपके अंदर डिटेक्ट करने की क्षमता है करंट को, किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में, सॉरी सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर तुम करंट को पता कर लेते हो कि ये तेज है, कम है, क्या है, नहीं है, तो इसको कहा जाता है, किसके द्वारा होता है? तो नाम होता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। समझिए, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का पता करना। इन सर्किट में अगर पता कर रहे हो तो सर्किट के केसेस में क्या होगा भाई? तो सर्किट में एमीटर का यूज़ करते हैं जो कि सीरीज में ऐड रहता है। ध्यान है कि सीरीज में होता ही है। मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप, तो वोल्टामीटर कहा जाता है। दो सिरों के बीच में अगर कंफर्म करते हो तो इसको वोल्टामीटर कहा जाता है, जो कि हमेशा पैरेलल फॉर्म में होता है, तो पैरेलल सीरीज में है। ओम्स का लॉ, देखिए ओम्स चाचा जो थे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सिंपल चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि करंट जो होता है ना, ये जान लीजिए कि कंडक्टर में आगे बढ़ेगा, और कंडक्टर में यानी उन्होंने कहा करंट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर ऑफ द टू द पोटेंशियल डिफरेंस का। अब भाई करंट बहेगा, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर करंट बहेगा, अब वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उसके अक्रॉस एंड एंड पर वो उसके क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। एज वेल एज प्रोवाइड किया जाता है कुछ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में जैसे टेम्परेचर है, जैसे डेंसिटी है, लेकिन ये लोग रिमेन अनचेंज्ड होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। सिर्फ ये डिफरेंस दिखाने के लिए बताया गया है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको लिख सकते हो तुम V इक्वल टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस लग जाएगा इसमें, तो V इक्वल टू IR यानी V बराबर IR हो गया। R हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका नाम है रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल रीजन। लेकिन सर नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूवमेंट या मूव करता है कहाँ से? फ्रॉम द लोअर टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपोजिट है। तो ध्यान देना, बस पॉजिटिव ध्यान रख लो कि हाँ ये हाई से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव करता है, और वो हमारा क्या है? लोअर टू हायर। समझ में आई बात है? चलिए आगे देखिएगा, इसमें डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड पैरेलल। भाई रेजिस्टेंस आप बताना है। रेजिस्टेंस को मैंने कहा कि साहब रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी को कम कर देता है, अवरोध अगर ज़्यादा है तो कहाँ करंट पास करेगा? इंसुलेटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट पास ही नहीं कर पाता है। कंडक्टर में होता ही नहीं, बिल्कुल समझ लो, इसीलिए तो धड़ धड़ लोहा पास करता है करंट को। तो ध्यान देना इसको। अब होगा क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ। जब तुम बात करते हो सीरीज में, 2 or more रेजिस्टेंस ज्वाइन इंड टू इंड, बिल्कुल ऐसे जुड़े रहते हैं। देखो इंड टू इंड ऐसे, समझ पा रहे हो ना? इंड टू इंड जब जुड़ा रहता है तो हम कहते हैं ये सीरीज में जुड़ा है, इसमें सेम करंट फ्लो करेगा।
जो इसमें बहेगा वही इसमें बहने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी में कोई दिक्कत आएगी, सेम करंट फ्लो करेगा। टोटल रजिस्टेंस हमेशा जो होता है ये ऐड सम होता है इंडिविजुअल ऑफ रेजिस्टेंस का। जैसे इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगे होंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस लगा हो तो सबका अलग अलग जोड़ करके टोटल का इक्वल निकल कर आ जाता है। यानी आर एस यानी रेजिस्टेंस जो सम होता है R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सबका सम माना जाता है। बट कनेक्टिंग अगर होता है दो कॉमन पॉइंट के बीच में, तो दो कॉमन पॉइंट के बीच को बोलते हैं पैरेलल सीरीज में होता है। दैट इज द सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस में अप्लाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है क्रॉस ईच देम नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि 1/Rp = 1/R1 R2 1/R3 डैश करके चले जाओ, जितना भी होगा रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए आप टोटल में, बस रेसिप्रोकल वैल्यू इज देयर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है P = W/T वर्क अपॉन टाइम कोड करते हैं, जिसको VI भी कर सकते हैं, I दो होगा I² R करेंगे, V² R, ये सब फॉर्मेट है इसका, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बेटा, तो W = VIT होता है, ठीक है ना, एम्पियर है, इसमें टेम्परेचर टाइम भी हो जाएगा, I² RT होगा, जूल में इसकी यूनिट होती है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर, ठीक है ना। यानी रजिस्टिविटी अगर पूछा जी कि रजिस्टिविटी सर क्या होता है, तो रजिस्टिविटी अपॉन RA/T इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। समझ में आया। तो इतने सारे फार्मूले भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए बेटा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, आप इसको देखते रहिए। देखिए मैंने एक दोस्तों यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सब किस तरह से वहाँ पर अलग अलग टाइप के इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और उनको देखना ये है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। उस आधार पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने बताया पैरेलल या फिर सीरीज, ये दो तरीके हैं जो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ पर वोल्ट दिया है जो 3 वोल्ट है, और ये हमारा सर्किट है। अब देखिए इसमें ये 10 ओम का है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारा कितने का है, 20 ओम का है। तो लिखा है द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो इसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है कितने का अक्रॉस करता है, 10 डिफरेंस का करता है, ठीक है ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस में निकालना है, अलग अलग क्वेश्चंस के हैं। फिर दिया है इसमें, देखिए दिया है कि इसमें 10 ओम 20 ओम ये आपस में कनेक्ट होते हैं दोस्तों, किसमें, सीरीज में है। तो 10 और 20 आपस में कैसे हैं, वो सीरीज में है, इन सीरीज हैं। देन अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, अभी मैंने समझाया है आपको फार्मूला, R1 + R2 यानी 10 और प्लस 20, ये दोनों जब आपने जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 20। ये पता चला तो वही मैंने लिखा है, सॉरी 20 प्लस ये हो जाएगा 30 ओम। अब यहाँ पे 30 ओम हमने लिख दिया है, इतना हमारा निकल कर आ गया। अब जब सीरीज में तब तो आसान है, तुरंत जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। फिर देखिए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अब कितने करंट बह रहे हैं तो उस करंट को निकालेंगे। फार्मूला आपको पता होगा, V = IR, मैंने आपको समझाया होगा, ये आपने ओम्स लॉ वाले में भी कुछ देखा होगा, V = IR था, ठीक है ना। अब हमको दोस्तों चाहिए कि हमको I चाहिए, क्योंकि हमको करंट चाहिए, तो I निकाल लीजिए इधर, ठीक है ना। V चला जाएगा ऊपर, ये चला गया नीचे। कितने वोल्ट का करंट बह रहा है, कितने रेजिस्टेंस का है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो रेशियो होता है, ये हमें बताता है करंट को। अब देखिए कितने वोल्ट का करंट होता है, आपके सामने है 3 वोल्ट का है, मैंने रखा V के स्थान पे 3 रखा। कितना रेजिस्टेंस हमारा आया है, तो हमने रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे भाई, हमको देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया कितने का, लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे सर आप 30 क्यों नहीं रख दिए। बेटा हमको पूछा गया है कि 10 वाले का पूछा गया है। देखिए कहीं सर्किट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस, ये देखिए 10 ओम का पूछा गया तो हम 10 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 0.1 एम्पेयर हमारा क्या आ जाएगा, इसका करंट पता चल जाएगा। सही है बात। चलिए अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाता कि 10 एम्पियर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बहेगा रजिस्टर में, तो देखिए तब फार्मूला हमको V निकालना रहेगा। अब यहाँ पर हमको टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V को निकालते हैं। तो V बराबर, अभी फार्मूला आपको बताया मैंने, V = IR। V का वैल्यू आपको निकालना है, I का मान हमारा आ चुका है 1/10 पहले ही बता दिया है, और R जो निकालेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने का निकालना है, 10 का निकालना, तो 10 यहाँ रख दो। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर I तो हमारा ये 0.1 का है, तो आपने 1/10 क्यों रख दिया। बेटा जब इसको तुम हटाओगे तो एक
इसको 1 लिखो, यानी 0.1 है, तुम इसको हटाओगे तो ये ऑटोमेटिक 1 ऊपर चला जाएगा। 1 हटने के बाद हमारा डिसमिल हटा दीजिए, 10 बढ़ा दीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया क्या, यहाँ पर V बराबर आई का मान या तो 0.1 एम्पेयर लिखो, या फिर इसको देखो यहाँ पर ये चाहो तो 3 1 जा 3 और 3, चलो यहाँ नहीं कटेगा लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट में इसको हम बता देंगे 1/10 हो जाएगा, डिसमिल हटा दिया हमने। और ये हमारा R का मान रजिस्टेंस हमें 10 का निकालना था, तो हमने R वाले का निकाला 10 ओम का, तो यहाँ रख दिया। वैल्यू सॉल्व हो गई तो 1 वोल्ट आ गया, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 ओम के बीच में घूम रहा होगा वो हमेशा 1 वोल्ट का होगा, ठीक है ना। और करंट कितने का बह रहा होगा, तो 0.1 एम्पेयर का होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखेंगे बेटा, एक फिगर यहाँ पर और ड्रा किया गया है। देखिए ये इस फिगर को देखिए, इसमें अलग अलग रजिस्टर इसमें लगे हुए हैं, देख लीजिए ये सब। देखिए यहाँ फॉर्मेट है दिया है, शो द सीरीज, ये क्या करता है, शो द सीरीज का, ये भी सीरीज में कंबाइन करता है। शो द सीरीज कॉम्बिनेशन देयर 10 एम्पियर, यानी इसमें सीरीज में कौन कौन है, R1 R2 R3, यानी R1 R2 R3, ये हमारा किस में भैया, सीरीज में होगा। सीरीज में तो यानी जाहिर सी बात है 10 अभी जोड़ लेंगे हम। इन द, ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 1 यानी 10 एम्पियर वाला हमारा किस में आ जाता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, ये हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो पैरेलल में है, लेकिन एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसा मिलेगा आपको जो किस में होगा बेटा, उस सीरीज में चला जाएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, टोटल रजिस्टर निकालना है, तो यहाँ पर 1/R4, क्योंकि ये हमारा किस में है, ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है, तो इसको हमने 1 कर। बाकी तो हमारे कैसे 3 हैं, 3 तो हमारे पैरेलल सीरीज में है, तो सीरीज में जब तीनों है बेटा तो हमने क्या लिया, 1/R1 R2 R3 कर दिया। सीरीज में तो डायरेक्ट अभी जुड़ जाएगा। तो देखो इसको पैरेलल वाले को भी छोड़ दो तुम, ठीक है। ये 1/R1 का मान, R2 का मान, R3 सबका वैल्यू तो 10 है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो इसको हमने कह दिया ये हमारा पैरेलल में आ गया। अब इन तीनों को तुम जोड़ोगे तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा, यानी कि 1/10 अब 1/30, ये दोनों ये सीरीज में था इसीलिए इसको छोड़ दिया था, पैरेलल को जोड़ लिया मैंने, 30 हो गया। टोटल जोड़ोगे 30 और 10 का एलसीएम निकालोगे बेटा तो आ जाएगा 30। कितना आएगा इसका, देखो यहाँ बताता हूँ, देखो ये आ जाएगा, मान लो इसका एलसीएम आ गया 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया इन दोनों का। अब क्या करोगे, इस 10 से डिवाइड करोगे कि 30 करिए, तो 10 3 जा 30 होता, और 3 जाके ऊपर गुणा कर जाएगा तो 3 हो गया, प्लस लगाओ। अब 30 आ गया तो 30 से डिवाइड करोगे 30 को, तो 30 1 जा 30, 1 जा में गया, अब वो 1 जा जाके ऊपर वाले से 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 4/30 आ गया। ये समझ में आया, तो यही मैंने 4/30 लिखा है। जब इसको तुम डिवाइड करोगे बेटा तो यहाँ पर देख सकते हो, जब इसको डिवाइड करोगे तो डिसमिल लगाओगे, 0.0 बढ़ाओगे, 3 1 जा 3, ऐसे करते करते आप चले आओगे। फाइनली आपको जो मेन आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, कितना मिल जाएगा, 7.5 ओम मिल जाएगा, ठीक है। अगर करंट पूछा जाता तो I बराबर निकालना था, I बराबर V/R होता है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 0.4 एम्पेयर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें लिखा कि एन इलेक्ट्रिक हीटर रिलेटेड एट द 2 किलोवाट, एक हीटर है बेटा जिसमें 2 किलोवाट रिलेटेड करता है, मतलब इतनी एनर्जी लग रही है। कैलकुलेट करना द कास्ट ऑफ यूजिंग फॉर द 2 आवर्स डेली, एक दिन में 2 घंटा तुम अगर इतने ही स्पीड से खर्चा करने वाले हीटर को यूज़ कर रहे हो 1 महीना पूरा, तो 1 महीने में अगर 2 घंटा तुम यूज़ करते हो तो पूरे मंथ यानी सितंबर में पूछा गया है कि कितना खर्च होगा। चूँकि यूनिट कास्ट बता दिया गया कि 4 रुपये लगता है 1 यूनिट के पीछे। अब सवाल देखो, लगाया मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाला, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू द पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। हमने पावर हमको था यहाँ पर 2 किलोवाट दिया गया है, हमने पावर लिखा और कितना घंटा लगा है, 2 घंटा यूज़ करो तो 2 घंटे को मल्टीप्लाई किया तो 4 किलोवाट आ गया यहाँ पे, ये पता चला। हमने क्या किया, इन कंप्लीट मंथ, पूरे मंथ की बात मैंने की है, सितंबर की बात की है, तो 4 तो हमारा आ गया 1 किलोवाट, ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया। लेकिन इस 4 को पूरे महीने 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सितंबर का निकल आएगा तो 120 यूनिट आ गया, यानी पूरे महीने में 120 यूनिट तुम क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। लेकिन 1 यूनिट की जो वैल्यू है 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना लग रहा है, 1 किलोवाट घंटा, इतना तुम खर्चा कर रहे हो। टोटल हमें 120 यूनिट हमारे पास है। अब देखो कास्ट ऑफ द यूजिंग ऑफ हीटर निकाल लो, तो कितना खर्चा करेगा, तो हीटर देखो 1 महीने में टोटल 120 यूनिट खर्चा कर रहा है, ठीक है। और 4 रुपये हमने पता लगा है कि 1 यूनिट के पीछे खर्च देना पड़ता है हमको, तो 120 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 चौका 48, यानी 480, 480 रुपया 1 महीने में तुम ले जाके पे करोगे कि साहब मैंने 2 घंटा हीटर जलाया है, वो भी कितने वाट का, 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट होगा। तो ये आप क्लियर हो गया होगा।
देखो भैया, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी का मास्टर हूँ, लेकिन आपको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। जितना पढ़ाऊँगा घुस जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट देखो, दिया है 4 रजिस्टर्स आपके सामने, 4 एम्पियर का है, इंड टू इंड आपस में जुड़े हुए हैं, एक स्क्वायर फॉर्मेट में है। कैलकुलेट करना है आपको, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है। आपने एक स्क्वायर बना दिया, 4 एम्पियर का सब दिखाया गया है। आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या होता है 1/, ये हमारा वही एक हमारा दिखा दिया मैंने किस तरह से, बाकी सबको जोड़ दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 8 12 यानी 1/12 हो गया। ये हमारा किस तरह से, सेम प्रोसेस वही, ध्यान दीजिएगा। 3 सीरीज में थे, एक पैरेलल था, तो 3 हमारे देखिए सीरीज में आ गए और हमने इसको ऐड किया, तो ये हमारा ऐड करेंगे तो 1/3/1 हो गया, ये 12 हो गया। टोटल हल करेंगे तो 3 ओम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन नोट लिखा, ध्यान से देखिएगा, अलॉय जो होते हैं इज़ बेटर कंडक्टर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल इतने बेहतर कंडक्टर नहीं माने जाते, इतने बेहतर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, इतने बेहतर वो रजिस्टिविटी को कम करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, जितना ज़्यादा अलॉय होता है, जो मिक्सचर बनाए जाते हैं, मिक्स होकर निकलते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भाई तुम मैग्नेट जहाँ पे है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बह रही है, जहाँ पे तुम छुओगे नहीं, किनारे नहीं जाते हो, क्योंकि कहीं खींच न ले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक डेवलप रहती है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बह रही है वहाँ मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमको उसके अगल बगल जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, अदरवाइज इट कैन बी अट्रैक्ट टू अस। तो ये कहता है कि मैग्नेट फील्ड की लाइन क्या है, तो बाबू क्या है ना कि दीज आर द, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये कर्व्ड पाथ होता है, घूमा रहता है, कर्व रहता है, विच इज़ द यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल की यूनिट होती है, चूँकि एक इमेजिनरी मान लिया जाता है इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है। फिर देखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स नेवर बी इंटरसेक्ट, यानी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते वो भी बताऊंगा, क्रॉस नहीं करेंगे ईच अदर को, क्योंकि देखो देन एट द पॉइंट, एक पर्टिकुलर जगह को ऐसे कोई भी मैग्नेट लाइन इस तरह से क्रॉस नहीं करता है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक पॉइंट नहीं बनाएगा। ऑफ द इंटरसेक्शन टू ड्रॉन टेंजेंट एट दैट पॉइंट इंडिकेट दैट देयर विल बी 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में 2 टेंजेंट लाइन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, एट दैट पॉइंट इंडिकेटिंग द देयर विल बी द 2 डिफरेंट डायरेक्शन, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ते हैं, इस वजह से वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चूँकि इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। समझ में आई बातें? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 5 मिनट और बचा है बेटा, जल्दी देखिए फिर ख़त्म करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। आप जानते हैं कि फ्लेमिंग एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में अपना एक नियम दिया था जिसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ़्ट हैंड का जो रूल है वो क्या कहता है, तो लेफ़्ट हैंड के रूल्स में इन्होंने कुछ ऐसे फिंगर्स को ड्रॉ किया था, यानी कुछ थंब बताएगा, कुछ मिडिल फिंगर बताएगा, कुछ इंडेक्स बताएगा। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं उसको मैं बताऊंगा। देखिए ये जो है इनके जो फिंगर्स रूल इन्होंने बताया एक प्रकार से स्ट्रेच का रूल है ये। तो लिखा है इट स्टेट द स्ट्रेच द थंब, ये कहता है थंब को स्ट्रेच करो ऊपर की तरफ, ठीक है ना। फोर्स ये बताता है, फोर्स फिंगर है ये 4 फिंगर, यानी अब आगे बताएंगे, अभी आगे बताता हूँ कि इस सबका क्या नेम होता है। तो ये इन्होंने कहा ये स्ट्रेच करो जो थंब के रूप में होगा, 4 फिंगर जो हमारा होगा ये हमारा 4 फिंगर, और जो मिडिल फिंगर होगा ये सब किस बात को संकेत करते हैं, तो देखिए द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ द 4 फिंगर। हम परपेंडिकुलर करते हैं किसके साथ, 4 फिंगर्स के साथ, और इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर देखेगा यानी कि हमारा जो दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है। और मिडिल फिंगर देखिए, मिडिल क्या होता है, करंट के लिए, मिडिल क्या है, करंट को इंडिकेट करता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारा एक प्रकार से देखिए अब थंब वाला जो एरिया है वो क्या कहता है, तो उसको देखिए थंब हमारा मोशन को बताता है, ये क्या करता है, मोशन को, यानी जो भी फोर्स एक्टिंग होते हैं, फोर्स जो इस पर लग रहे होते हैं, कहाँ पर, ऑन द करंट,
कैरिंग कंडक्टर, जो करंट को कैरी करता है उस कंडक्टर्स पर कितने फोर्स लगते हैं, इट इज़ इंडिकेटेड बाई द थंब। ऐसे आपने देखा मिडिल हमारा क्या करता है, करंट को रिप्रेजेंट्स करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड को कौन करता है, तो 4 फिंगर। तो ये हमारा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को करता है, यानी ये एम के बारे में बताता है, एक हमारा करंट को बताता है, यानी एक हमारा जो बताता है क्या, एक फोर्स को बताता है। तो ये तीनों के रूल को इन्होंने अपने इस फॉर्म में समझाया था, जो कि आपके सामने है। देखेंगे अगला, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो अपने आप धड़ धड़ चलते रहते हैं, क्यों, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए, बेस्ड ऑन द मैकेनिकल इफेक्ट, ये कैसे काम करता है, मैकेनिकल इफेक्ट पर काम करता है, कहाँ पर होता है, ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, उसी में काम ही करेगा। फिर देखेंगे एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर कैरिंग द करंट, एक कंडक्टर कैरिंग द, अपने साथ क्या लाता है, कैरिंग द करंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, प्लेस्ड कर देता है। मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लगता है तेज, ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, इन द मोटर, जब मोटर की बात करते हो तो मोटर में क्या होता है, व्हेन द करंट पास, जब मोटर में करंट पास होता है तो वहाँ पर क्या होता है, थ्रू ए रेक्टेंगुलर क्वाइल, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है, उसी से करंट पास होता है। और जब करंट उससे पास होता है तो होता क्या है, वो उसको रोटेट कर देता है, घुमाता रहता है। तो करंट पास करेगा रेक्टेंगुलर क्वाइल से, और रेक्टेंगुलर क्वाइल उस करंट को चारों तरफ से घुमाता रहता है, और वो करंट पाता रहता है और उसको क्या करता है, घुमाता 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 चलता रहता है। सो इन दिस वे हमारा जो प्रिंसिपल होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं, इस आधार पर काम करते हैं। ये रेक्टेंगुलर क्वाइल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हैं जो मैंने टॉपिक बता दिया, इसको पढ़िएगा, इसको भी। डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग एलिमेंट्स एंड गीजर्स के बारे में, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस जान लीजिएगा क्या है, रे और डायग्राम दोनों के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर में देखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस क्या होते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या है, और इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा देखिएगा। और डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, क्यों एसी या डीसी, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए, वो भी देखना है इसमें। शॉर्ट सर्किट कैसे लगता है ये भी बता देना है। जब हाई इंटेंसिटी के साथ जब करंट जाता है तो किस तरह से वो जा करके जलाने का काम करता है, शॉर्ट सर्किट करता है, वो देख लेना है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जानना है, साथ ही साथ मिरर और लेंस के टाइप को भी आपको समझना है। सो इन दिस वे चैप्टर इज द फिनिश्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि ये आपका पूरा का पूरा मैराथन यहाँ पर मैंने समाप्त कर दिया है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ज़रूरी है अब आपको खुद पर विश्वास करना, खुद से मेहनत करना। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स कि आप लोग कल जाइए, बढ़िया ज़बरदस्त पेपर दीजिए और बढ़िया नंबर लेकर आइए। इसको ज़रूर पढ़िए, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको कल बोर्ड में आपके सामने पेश हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। ये आप भी विश्वास करें इस बात को, इसीलिए इत्मीनान से रिलैक्स के साथ पढ़िए। कम से कम 6 से 7 घंटा आप आराम से रिलैक्स नींद लीजिए, खूब बढ़िया से सोइए, ज़्यादा परेशान मत होइए, टेंशन नहीं लेना है, पढ़िए, आराम से सो जाना, ठीक है। और बाकी सुबह बढ़िया पेपर दे के आइए, फिर पेपर दे के आइए, फिर मुलाकात होगी हमारी आपके यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो चैनल अच्छा आपको, जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।